नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना आपकी कक्षा के लिए। हमारे इसी चैनल पर गणित की कक्षाएं गणित की कक्षाएं भी शुरू कर दी गई है, जो आपके लिए ही शुरू की गई है। तो जिसको पता नहीं है वह हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे साइंस का फर्स्ट पार्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुणधर्म अलग हो। यह पढ़ा, इसके उदाहरण भी देख लिए और इसके अंतर्गत हमने जाना कि इसके अंतर्गत बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें अपन ने अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान, अवस्था इत्यादि परिवर्तनों के बारे में पढ़ लिया था। वह इसके उदाहरण भी देख लिए थे। फिर हमने इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया में हमने जाना कि रासायनिक समीकरण में हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीकों को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखने के तरीकों जिसमें हम सूत्रों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लो कार्बन प्लस इसके साथ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह हमारे पास एक प्रकार की रासायनिक समीकरण हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता होती है। वह रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना सीख लिया था। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यह समझा भी दिया था कि इसमें हम देखते हैं कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, किसके बराबर आ जाए, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, यह हमेशा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। तो इस वजह से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ा और करते भी हैं। हमने सीख भी लिया। इसमें मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण के द्वारा सिखाया था। फिर अब आज का टॉपिक आता है अपने पास, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कि मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आती है, जो कुछ इस प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के, तो जिसमें पहला प्रकार अपने पास आएगा संयोजन अभिक्रिया। इनको एक एक को पढ़ेंगे। 4 प्रकार की होती है संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट। तो दूसरा प्रकार आ गया हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। संयोजन, वियोजन। फिर तीसरी आती है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी अपने पास आती है द्विविस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन होगा इसमें। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हो रही है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया इंग्लिश में बोल देंगे तो इसको होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, और वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। वैसे ही विस्थापन को अपन बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और द्विविस्थापन मतलब दो बार विस्थापन तो ड्यूल डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, तो अपने पास पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक मतलब मान लो ये दो तो अभिकारक, ये ए हो गया एक तो अभिकारक अपने पास ए, और दूसरा हो गया अपने पास बी। तो ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए बी, एक ही उत्पाद बन रहा है और दो अभिकारक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते, मतलब संयोजन मतलब जुड़ने का कार्य कर रहे हैं दोनों, तो इस वजह से इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे हो गया हमारे पास कोयले का दहन करना, मतलब कोयले को जलाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन को जलाते हैं और ये ठोस अवस्था में होता है। और किसकी उपस्थिति में, कोई भी पदार्थ, मैंने आपको बताया था अभी, कोई भी पदार्थ हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है अपने पास, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो यह भी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। और दूसरा उदाहरण हमारे पास आया पानी का निर्माण। पानी का निर्माण में अपने पास आ गए हाइड्रोजन गैस और दूसरी आ गई ऑक्सीजन गैस। जब दोनों मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी, दोनों अभिकारक है तो एक उत्पाद बना रही है वाटर, जल। तो यह भी हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, मतलब दो अभिकारकों का संयोजन हो जाए, वह दोनों जुड़ जाए। तो यह हो गया हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार आता है वियोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन का उल्टा वाला रूप है ये। तो देखते इसमें एक अभिकारक टूट रहा है और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, मतलब इसका संयोजन अभिक्रिया को ठीक उल्टा रूप भी बोल सकते हैं इसको, तो उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है यह, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक और दूसरा नाम भी बोलते हैं इसको लाइम स्टोन, मतलब चूना पत्थर भी बोलते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में। क्या है यह, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का दूसरा नाम है क्विकलाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसका दूसरा नाम क्विकलाइम। ये पूछ भी लिया है, तो ये बात भी याद रखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और दूसरा आया अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो समझ में आ गया होगा, एक और बार देख लो। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें कुछ ना कुछ एनर्जी
ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब भी तो ये टूटेंगे, कोई अपने आप तो टूटता नहीं है, तो इसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। उसी प्रकार इसमें हमें बहुत सी बार हम कहते थे कि ऊष्मीय वियोजन, जिसमें हम जिस अभिक्रिया में हम वियोजन करवाते हैं वहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसको ऊष्मीय वियोजन बोल देते हैं। कभी कभी विद्युत की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम बोल देते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा आ जाता है कभी कभी प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, तो प्रकाश के लिए प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, तो ये था हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। इनके बारे में भी देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, कहाँ कहाँ होते देखते हैं। अब आता है अपने पास वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। इसको हम 3 प्रकार से देख लेते हैं कि मतलब ऊष्मीय पहला आता है जिसमें ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब नाम से भी पता चल रहा है, मैंने बताया भी था आपको कि ऊष्मा अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ही ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या मतलब वियोजन किसके द्वारा हो रहा है हमारे पास? ऊष्मा व गर्मी, ऊष्मा के द्वारा, हम मतलब गर्म करने के द्वारा, गर्मी के द्वारा। तो देखते हैं ये क्या है, PbNO3 ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? लेड नाइट्रेट। आपकी किताब का एग्जाम्पल है ये। जब इसको अपन गर्म करेंगे तो ऊष्मा के रूप में गर्म करेंगे तो यह सर्वप्रथम PbO मतलब लेड ऑक्साइड, क्या लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यह आपके पास लेड ऑक्साइड, और क्या मिलेगा हमको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है ये। और इसके अलावा हमको क्या मिल रहा है? ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। ऑक्सीजन गैस का भी इसके अंतर्गत निर्माण होगा। जब क्या लेड नाइट्रेट को गर्म किया, लेड ऑक्साइड मिल गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस व ऑक्सीजन गैस मिल गई, तो ये हमारे पास ऊष्मीय वियोजन हो गया। अगला प्रकार विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, मतलब इसमें विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ी, विद्युत धारा के द्वारा वियोजन हो रहा है। जैसे हमारे पास आ गया जल, H2O जल होता है। जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, वियोजन हो जाएगा। इस वजह से इसको बोल देते हैं विद्युत वियोजन। तीसरा प्रकार हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट, प्रकाशीय वियोजन, मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन। तो देखते हैं उदाहरण, यह 2AgCl, तो यह क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको सूर्य के प्रकाश में सुखाएंगे या तो यह इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगी, तो 2Ag। और क्लोरीन गैस का निर्माण भी इसी के अंतर्गत हो जाएगा। तो हम देखेंगे सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश दे रहे हैं तो यह सिल्वर में और क्लोरीन गैस में बदलेंगे। और हम देखेंगे कि यह अभिक्रिया ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ये बात भी याद रखना, एग्जाम में पूछी गई जा चुकी है। वैसे ही आप देखोगे कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, वह भी ठीक इसी की तरह कार्य करता है। जब उसको भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वह
Ag अलग हो जाएगी और ब्रोमीन गैस भी अलग हो जाएगी, ठीक इसी तरह से। तो ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया समाप्त होती है। अब आता है विस्थापन। तीसरा प्रकार आता है अपने पास विस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसमें विस्थापित होंगे। तो कैसे देखते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या है, कोई पदार्थ थे अपने पास, ये मान लो ए है, एक पदार्थ हो गया, और ये दूसरा पदार्थ है बी सी पदार्थ है। तो इसमें क्या करेगा, यह ए है ना, ए इस सी को ले जाएगा अपने साथ, तो यह हो जाएगा ए सी, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील तत्व है बी की अपेक्षा। तो इसने सी को अपने पास बुला लिया, तो ए सी का निर्माण हो गया और बी अकेला रह जाएगा। इस प्रकार से आप समझ भी सकते हो क्या किया, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे भी सही। वह एक प्रकार की पूरी सीरीज रहती है, जिसमें देखते हैं उदाहरण। जैसे ये आ गया अपने पास लोहा, Fe लोहा का आयरन का है। जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाएंगे, CuSO4 क्या है अपने पास, कॉपर सल्फेट। तो यह क्या करेगा, आयरन इस सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेगा, क्योंकि यह आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो किसका निर्माण करेगा, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो समझे क्या किया इसने, आयरन ने इस सल्फेट को अपने साथ जोड़ लिया और कॉपर बेचारा अलग रह गया। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन मतलब अलग कर देता है। तो ये थी अपने पास विस्थापन अभिक्रिया, समझ में आ गई होगी। अब आता है अपने पास द्विविस्थापन, मतलब नाम से भी पता चल रहा है द्विविस्थापन। तो यहाँ पर अपने पास दो बार विस्थापन होंगे, मतलब दोनों पदार्थों का विभाजन विस्थापित हो जाएंगे अपने अपने पर। जैसे परिभाषा, इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होते हैं, इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ए बी एक अपने पास पदार्थ हो गया और दूसरा पदार्थ हो गया सी डी। क्या हो गया, सी डी। तो इसमें दोनों के पदार्थों का विस्थापित हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, यह ए तो डी के साथ जुड़ जाएगा, ए डी का निर्माण हो जाएगा, और यह बी और सी का निर्माण हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो ये डी सी के साथ था, लेकिन यह विस्थापित होकर ए से जुड़ गया, ए डी का निर्माण हो गया। और यहाँ पर सी ए बी से बी अलग हो गया और यह सी के साथ जुड़ गया। तो इसमें दो बार विस्थापन हो रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे यह है अपने पास सोडियम सल्फेट। क्या है यह, सोडियम सल्फेट। जब इसकी अभिक्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड से करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होगा। मतलब यह बेरियम ने क्या किया, SO4 को अपने साथ जोड़ लिया। एक बार तो यह विस्थापन हो गया, और फिर अगला उत्पाद क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम ने इस क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कर ली और सोडियम क्लोरीन का निर्माण कर दिया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया, नमक का निर्माण कर दिया। तो यह अपने पास द्विविस्थापन हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। एक दो बार और देखोगे किताब में एग्जाम्पल और भी दे रखे, उनको देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह अपने पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार खत्म होते हैं। इसमें हमने 4 प्रकारों के बारे में समझ लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको एक दो बार पढ़ना आप अपने किताब में। उसी प्रकार अपने पास में एक और अभिक्रिया के प्रकार आता है जिसको अपन बोलते हैं अपचयन और उपचयन। यह भी अभिक्रिया के ही प्रकार है। इसमें ऑक्सीजन के जुड़ाव व हाइड्रोजन की कमी
के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। ऑक्सीजन के जुड़ने पर और हाइड्रोजन गैस की कमी होने पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए, तो इसको आप अपनी किताब को 1-2 बार पढ़ना, अच्छे से लिखा दे रखा है आपकी किताब में भी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स व जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला से।